हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एएफएम मॉड्यूल सी यूनिट 20। इसके पहले हम लोग मॉड्यूल ए पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो सेम इसी प्लेलिस्ट में आपको मॉड्यूल ए के सारे सेशंस मिल जाएंगे। आज हम लोग मॉड्यूल सी के यूनिट 20 से स्टार्ट करेंगे, विच इज रेशियो एनालिसिस। सो दीज टू मॉड्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिनसे मोस्टली न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं मॉड्यूल्स ए एंड सी, तो इस पे हमारा फोकस रहने वाला है। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस, एंड साथ में सारी जेआईबी रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। सो जैसे कि आज का हमारा जो सेशन है दैट इज बेस्ड ऑन रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस क्यों करा जाता है पहले वो समझना जरूरी है। तो रेशियो एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को इवैल्यूएट कर सकते हैं। कितने एफिशिएंटली वो कंपनी अपने ऑपरेशंस को रन कर रही है, कितने अच्छे से वो अपने रिस्क को मैनेज कर रही है। इवन जब हम स्टॉक्स भी परचेज करते हैं तो दो टाइप की अगर कंपनीज है, इन्फोसिस और मान लीजिए विप्रो, सेम सेक्टर आईटी सेक्टर को बिलोंग कर रही है, तो उसमें भी कई तरीके के रेशियोज होते हैं। जैसे उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है, जैसे ड्यू पॉइंट एनालिसिस किया जाता है, पीई रेशियो देखा जाता है। उन सब के बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा बेटर कंपनी है, ओके, जो बेटर परफॉर्म कर रही है ऑपरेशनली वाइज भी, और किसका स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। उस हिसाब से हम लोग क्या है बेटर डिसीजन ले पाते हैं। सिमिलरली बैंक्स भी जब लेंडिंग करती है कस्टमर्स को, सो कंपनीज के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, उनको देखती है, उनको गो थ्रू करती है, और कई सारे रेशियोज हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, उनके बेसिस पे डिसाइड करती है कि किसी कंपनी को लोन देना है कि नहीं देना है। तो क्रेडिट असेसमेंट के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है। बैंक को अपनी इंटरनल परफॉर्मेंस देखने के लिए कि कितना वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन उनका कैसा है, ओके, रिटर्न ऑन असेट्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब इवैल्यूएशन करने के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है। सो अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, तो जिसको कि हम लोग दो बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है, ओके, उसके बेसिस पर करते हैं। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू विच द डेट्रीमेंट्स ऑफ रेशियो बिलोंग्स। अब देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेनली आपके क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है, ओके, तो उनके कुछ ऐसे रेशियोज होंगे जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट से आपको मिल जाएंगे। जैसे द रेशियोज विच आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पीएल एंड अकाउंट ओनली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, जिसमें कि आपके कौन से रेशियोज आ सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो है, या आपके जो कैलकुलेट होते हैं डायरेक्टली फ्रॉम ओनली पीएल अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नेट सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट भी हमें पीएल अकाउंट से मिलता है, और कंपनी का अगर सेल्स देखना है वो भी हमें पीएल अकाउंट से मिलता है। दोनों चीज के लिए हमें बैलेंस शीट की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे रेशियोज जो कि हम लोग डायरेक्टली पीएल अकाउंट से निकाल सकते हैं, उनको हम लोग पीएल अकाउंट रेशियोज कहते हैं। देन बैलेंस शीट रेशियोज वो होते हैं जो कि हम लोग डायरेक्टली जो बैलेंस शीट में फिगर्स है उनके बेसिस पे निकाल सकते हैं। बैलेंस शीट्स में हमारे एसेट और लायबिलिटीज होते हैं, ओके, तो उनके बेसिस पे जो रेशियोज होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको करंट रेशियो निकालना है, क्विक रेशियो निकालना है। करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। असेट्स और लायबिलिटीज दोनों ही हमें बैलेंस शीट में मिलती है, उसके लिए हमें पीएल अकाउंट देखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे टाइप के रेशियोज जो हम लोग सोनली बेस्ड ऑन द फिगर्स ऑफ बैलेंस शीट्स के बेसिस पे निकाल सकते हैं, वो बैलेंस शीट रेशियोज होते हैं। नेक्स्ट होते हैं कॉम्पोजिट रेशियो और इंटर स्टेटमेंट रेशियो, जहां पर हमें पीएल अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगी और बैलेंस शीट की भी जरूरत पड़ेगी, ओके। फॉर एग्जांपल आपको डेटर टर्नओवर रेशियो निकालना है, या आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज निकालना है। तो डेटर टर्नओवर रेशियो जो होता है वहां पे आपको डेटर्स चाहिए और सेल्स चाहिए। सो डेटर्स आपको कहां से मिलेंगे, बैलेंस शीट से मिलेंगे, ओके, क्योंकि डेटर हमारा क्या हो गया, असेट हो गया, और टर्नओवर क्या है, सेल्स है। तो सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, ओके, दिस इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय द एवरेज डेटर्स। तो सेल्स आपके देखने के लिए आपको पीएल स्टेटमेंट में जाना पड़ेगा, और डेटर्स आपको मिलेंगे बैलेंस शीट से, क्योंकि डेटर्स हमारे असेट्स हैं। तो इस टाइप के रेशियो जिसमें हमें पीएल अकाउंट भी देखना पड़ता है और बैलेंस शीट भी देखनी पड़ती है, उनको हम लोग कहते हैं कॉम्पोजिट रेशियो और इंटर स्टेटमेंट रेशियो। तो
पहला तो क्लासिफिकेशन करने का ये तरीका है, ओके, जहां पर कौन से टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमें देखना पड़ रहा है टू फाइंड द रेशियोज। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द क्लासिफिकेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ द वेरियस types of functions, you can say. So functional classification where financial statements have to be studied together in order to determine the profitability and solvency of business. Ratios serve as a tool for financial analysis are now classified as. तो यहाँ पर देखिए 4 बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया है रेशियोज को। पहला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये बताता है कि भाई कंपनी कितने अच्छे से या कितनी ज्यादा अर्निंग्स जनरेट कर पा रही है, कितनी प्रॉफिटेबल है, ओके, इन रिलेशन टू इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, इन रिलेशन टू द रेवेन्यू और द सेल्स द कंपनी इज अर्निंग, इन रेशियो टू द असेट्स, ओके, दैट आर प्रेजेंट इन द कंपनी। ओके, सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बताता है कि कंपनी की एबिलिटी टू जनरेट द रेवेन्यू इन रिलेशन टू ऑल दीज थिंग्स। सेकेंड होता है टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियो, जिसको कि आप, ये एक तरीके से एफिशिएंसी रेशियो होता है, जो कि एफिशिएंसी बताता है कंपनी की, ओके, कि कितने एफिशिएंटली कंपनी अपने रिसोर्सेस को मैनेज कर पा रही है, कितने एफिशिएंटली स्टॉक्स को मैनेज कर पा रही है, कितने एफिशिएंटली वो अपने जो उधार पे उन्होंने सामान बेचा है उनको रिकवर कर पा रही है उस पैसे को, कितने एफिशिएंटली वो अपने क्रेडिटर्स को पैसे टाइमली पे कर पा रही है। ओके, सो हाउ एफिशिएंटली द कंपनी इज मैनेजिंग इट्स रिसोर्सेस और इट्स एसेट्स टू जनरेट द सेल्स, वो टर्नओवर रेशियोज होते हैं। थर्ड है आपके लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो बताता है कि कंपनी की एबिलिटी शो करता है टू कवर इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, कितनी कंपनी के पास लिक्विड एसेट्स हैं कि जो उनकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होंगी उनको एफिशिएंटली वो पे कर पाएगी। ओके, वो लिक्विडिटी रेशियो बताता है कि शॉर्ट टर्म जो लाइबिलिटीज होंगी उनको इजिली वो मैनेज कर सकती है, कितना इजिली। सॉल्वेंसी रेशियो, ये अगर आपके शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस कितना कंफर्टेबली फुलफिल कर पा रही है, वो लिक्विडिटी रेशियो बताता है। तो सॉल्वेंसी रेशियो जो होता है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है कि कितने इजिली कंपनी जो लॉन्ग टर्म डेट ऑब्लिगेशंस है उसको पे कर पाएगी इजिली। ओके, तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है सॉल्वेंसी रेशियो कि कंपनी आगे चलकर सॉल्वेंट रहेगी कि नहीं रहेगी, कहीं ऐसा तो नहीं उसको अपना वाइंड अप ही करना पड़ेगा ऑपरेशंस। ओके, सो ये 4 तरीके के मेजर रेशियोज हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की, कितना प्रॉफिटेबल है कंपनी, कितना अर्निंग्स जनरेट कर पा रही है, टर्नओवर कितना एफिशिएंटली वो मैनेज कर पा रही है अपने स्टॉक्स को, डेटर्स को, क्रेडिटर्स को, लिक्विडिटी रेशियो कितने लिक्विड एसेट्स है कंपनी के पास कि वो अपने जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है उसको इजिली मैनेज कर पाए, और सॉल्वेंसी रेशियो कंपनी के सॉल्वेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंडिकेट करती है, उनके लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को कितना इजिली पे कर सकती है उसको इंडिकेट करती है। ओके, तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। पहला है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो विच इज ऑल्सो कॉल्ड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो जो टोटल कैपिटल जो कंपनी एम्प्लॉय कर रही है उसके ऊपर कितना रिटर्न अर्न कर पा रही है, कितना अर्निंग्स जनरेट कर पा रही है ओवर द कैपिटल दैट हैज बीन एम्प्लॉयड इन द कंपनी। So the ratio indicates percentage of return on the total capital which is employed in business. इसको फाइंड करने का ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है which is operating profit, जिसको कि हम लोग earnings before interest and taxes कहते हैं। Okay, divided by the total capital employed in the business into 100. इससे हमारा निकलता है return on capital employed। इसमें हम लोग इंटरेस्ट और टैक्सेस को कंसीडर नहीं कर रहे, जो हम लोग नेट प्रॉफिट निकालने के लिए करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सिर्फ ऑपरेशनल एफिशिएंसी रिफ्लेक्ट करती है ये कंपनी की, जिसमें हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसीडर दोनों ही करते हैं, बट इंटरेस्ट और टैक्सेस नहीं कंसीडर करते। ओके, तो EBIT यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका जो फॉर्मूला होता है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, लीगल एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, ये सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। तो उसको आप जब माइनस करते हो फ्रॉम द फिगर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट होता है आपका सेल्स माइनस COGS।
विच इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें आप सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसीडर करते हो, सिर्फ आप सेल्स से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हो जो आपको प्रोडक्शन में लग रहे हैं, तब ग्रॉस प्रॉफिट आता है। और डायरेक्ट के साथ साथ जब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी माइनस करते हो, क्योंकि कंपनी को रन करने के लिए, ऑपरेशंस रन करने के लिए कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे भी लगते हैं ना, स्टेशनरी भी खरीदनी पड़ती है, प्रिंटिंग पे भी खर्चा आता है, लीगल एक्सपेंसेस भी लगते हैं, सैलरी भी पे करनी है, तो वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, उनको माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। तो ये ऊपर वाली चीज आ जाती है। देन डिनोमिनेटर क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो टोटल रिसोर्सेस एक्चुअली में कंपनी के लगे हैं, ओके, so which is equal to sum of total of long term funds which are employed in the business, which is equal to share capital plus reserves and surplus plus the long term loans। अब जो कंपनी होती है फंड्स दो तरीके से रेस कर सकती है, एक तो बाहर से रेस कर सकती है, कैसा, एक तो अपना खुद का पैसा लगा सकती है, लिस्टेड है मार्केट में, पब्लिक से रेस कर सकती है, तो वो सारा किस में आता है, इक्विटीज में आता है, ओके। और दूसरा वो लोन के फॉर्म में ले सकते हैं, जो कि डेट के फॉर्म में आता है, जो बैंक वगैरह से लोन लेती है, बोरोइंग लेती है। तो इक्विटी, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस, जो उसके पास एडिशनल बचा हुआ है इंटरनल, ओके, और साथ में लॉन्ग टर्म लोन्स। तो ये कैपिटल जो उसने एम्प्लॉय किया है, इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं जो नॉन बिजनेस असेट्स है या फिक्टिशियस असेट्स है, नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स है, उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जब हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करना होता है, तो हम लोग डिवाइड करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को विद द कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमें ROCE मिल जाता है। सो दिस रिप्रेजेंट्स द टोटल रिटर्न द कंपनी जनरेटिंग ऑन द कैपिटल विच इज बीइंग एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में इस पर क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज भी हम लोग करके इस पे देखेंगे। सेकेंड रेशियो होता है आपका, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जो हमें रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड द नेट सेल्स ऑफ द कंपनी। ग्रॉस प्रॉफिट हमने बताया था, जब आप कंपनी का फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हम लोग सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कंपनी के लगते हैं, जो प्रोडक्शन में लगते हैं, रॉ मटेरियल को आपको फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे हो, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लग रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो लगते हैं, ओके, वो आप कंसीडर करते हो उसमें। सो ग्रॉस प्रॉफिट शुड बी एडिक्वेट to cover the operating expenses and to provide for fixed charges like the dividends or building up of reserves। so gross profit कंपनी का इनफ होना चाहिए कि वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह जो होने वाले हैं आगे, ओके, ऑपरेशंस रन करने के लिए, उसको इजिली कवर कर सके। ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअली प्रोडक्शन एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है, कितना एफिशिएंटली कंपनी अपने प्रोडक्शन को कर पा रही है, मैनेज कर पा रही है, उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी है, ओके, इन सब चीजों को कंसीडर करता है। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नेट सेल्स इनटू 100, जहां ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे, सेल्स माइनस COGS, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल गिव यू ग्रॉस प्रॉफिट, और COGS होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो ये फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट COGS। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आएगा तो जरूरी नहीं आपको डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो सकता है सेल्स दिया है और साथ में ये सारे फिगर्स दिए हैं, तो पहले आपको COGS निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे जो कैरेज इनवर्ड्स है, ओके, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, ओके, वेजेस आप लेबर को पे करते हो, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, मैन्युफैक्चरिंग में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, वाटर का खर्चा है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, तो उनको ऐड करते हैं जो प्रोडक्शन में जो डायरेक्ट खर्चा लगता है, माइनस द क्लोजिंग स्टॉक, दैट विल गिव यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स माइनस COGS गिव्स यू ग्रॉस प्रॉफिट, ओके, जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस की एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो, जो एक तरीके से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, जहां पर हम लोग सारे कॉस्ट को कंसीडर करते हैं कि कंपनी कितना अर्निंग जनरेट कर पा रही है, ओके, कितना प्रॉफिटेबल है कंपनी आफ्टर कंसीडरिंग ऑल द एक्सपेंसेस, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो ओके कंपनी को लग रहा है वो सारा भी डिडक्ट कर देते हैं, साथ में
जो इंटरेस्ट और टैक्सेस कंपनी पे कर रही है उसको भी डिडक्ट कर देते हैं। सो रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। इट हेल्प द इन्वेस्टर इन डिटरमाइनिंग वेदर कंपनीज मैनेजमेंट इज एबल टू जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम द सेल्स एंड हाउ वेल द ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड द कॉस्ट रिलेटेड टू ओवरहेड्स आर कंटेन्ड। कितना अच्छे से कंपनी अपने कॉस्ट को मैनेज कर रही है कि वो ओवरऑल प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें हमने बताया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके सारे ऑपरेशंस रन करने के लिए जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो आ जाते हैं। ओके, जो भी बताए थे आपको, सैलरीज है, रेंट है, लीगल एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग, एडवर्टीजमेंट के खर्चे, वो सब जो कट जाते हैं, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। फिर फाइनल आपका आता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो उसको माइनस करते हो और साथ में आपके टैक्स ऑब्लिगेशन जो है टैक्सेस को माइनस करते हो, तो माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस टैक्सेस, तो आपका फाइनल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रॉफिट विच इज द नेट प्रॉफिट वो निकलता है। ओके, तो नेट प्रॉफिट रेशियो आपका नेट प्रॉफिट इससे निकलेगा विच इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्सेस डिवाइडेड बाय द नेट सेल्स या टर्नओवर वर्ड भी यूज होता है इनटू 100। ओके, नेक्स्ट है अर्निंग्स पर शेयर। इट मेजर्स कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी पर शेयर ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टॉक। तो ये एक्चुअल में शो करता है कि कंपनी कितना बना पा रही है प्रॉफिट फॉर एवरी शेयर ऑफ इट्स स्टॉक। ओके, तो ये इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, ईपीएस को ट्रैक करते हैं ये देखने के लिए कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हो रही है कि डिक्लाइन हो रही है कि क्या वो स्टैग्नेट है। ओके, तो उससे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ डिटरमाइन हो पाती है। ओके, so it actually reflects the profitability of the company on a per share basis। जो हर एक शेयर जो है ओके कंपनी ने शेयर्स के थ्रू फंड रेज करे हैं मार्केट में, ओके तो उसके ऊपर कंपनी जो शेयर होल्डर ने भाई पैसा लगाया कंपनी पे, ओके तो उसके बदले उनके रिलेटिव में कितना प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर पा रही है, कितना अर्निंग्स जनरेट कर पा रही है। सो ईपीएस और अर्निंग्स पर शेयर इज इक्वल टू पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको कहते हैं विच इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, जिसमें हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस कर देते हैं जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, क्योंकि फिक्स डिविडेंड पे करना पड़ता है, सो दैट वी डिडक्ट। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स नहीं देखते हैं। So profit after tax divided by number of equity shares gives you earnings per share, जो दिखाता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर पा रही है, बना पा रही है फॉर ईच शेयर ऑफ इट्स स्टॉक। नेक्स्ट जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है दैट इज पीई रेशियो विच इज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि इन्वेस्टर्स कितना विलिंग है टू पे ओके फॉर एवरी कंपनीज अर्निंग, कितना जो कंपनी जो अर्न कर रही है ओके उसके बदले फॉर एवरी रुपी ऑफ द कंपनीज अर्निंग इन्वेस्टर कितना रेडी है उस शेयर्स के लिए पे करने के लिए। अगर पी रेशियो बहुत ज्यादा हाई है मतलब कंपनी की अर्निंग्स भले ही उतनी नहीं है बट फिर भी उस कंपनी का शेयर प्राइस है मार्केट में काफी हाई चल रहा है, मतलब कि इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं उस कंपनी के स्टॉक में, बहुत ज्यादा डिमांड है। जब किसी स्टॉक की बहुत ज्यादा डिमांड होगी तो उसका मार्केट प्राइस हाई हो जाएगा। ओके, सो पी रेशियो अगर किसी का बहुत हाई है तो मतलब उसकी डिमांड ज्यादा है मार्केट में। सो द रेशियो इंडिकेट्स नंबर ऑफ टाइम्स द अर्निंग्स पर शेयर इज कवर्ड बाय इट्स मार्केट प्राइस। सो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय द अर्निंग्स पर शेयर। ओके, तो ये हमें बताता है कि भाई एक शेयर कितना ओवर वैल्यूड है या कितना अंडर वैल्यूड है। अगर किसी कंपनी का पी रेशियो काफी हाई है मतलब वो ओवर वैल्यूएशन को भी रिफ्लेक्ट करता है कि भाई वैल्यूएशन जो एक्चुअल में है कंपनी जो अर्न कर रही है उसके कंपैरिजन में मार्केट प्राइस शेयर का बहुत ज्यादा हाई है, इन्वेस्टर रेडी बैठे हैं उसके लिए ज्यादा प्राइस पे करने के लिए। सो इट रिफ्लेक्ट्स द इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन अबाउट द ग्रोथ इन फर्म्स अर्निंग। अब जो ग्रोथ कंपनीज होती हैं ओके तो उसमें शेयर होल्डर्स को रहता है कि भाई इसका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है तो डिमांड इसलिए ज्यादा है। जो ऑलरेडी मैच्योर्ड कंपनीज है उनका पीई रेशियो कम होता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सॉल्वेंसी रेशियोज पे। अब सॉल्वेंसी रेशियो अगेन हमने बताया था रिफ्लेक्ट करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपनी। लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये बताता है कितनी स्टेबल है कंपनी, कितने अच्छे से वो अपने जो लॉन्ग टर्म डेट कमिटमेंट्स है उसको इजिली पे कर सकती है। तो इसमें पहला रेशियो है हमारा फिक्स असेट्स रेशियो।
जो ये शो करता है कि जो द एक्सटेंट टू विच लॉन्ग टर्म फंड्स आर यूज्ड टू फाइनेंस फिक्स असेट्स, कितना लॉन्ग टर्म जो फंडिंग है उसको यूज किया गया है टू फंड द फिक्स असेट्स ऑफ द कंपनी। ओके, so fixed assets divided by the long term funds, the ratio should not be more than 1 as it indicates short term resources have been diverted for the creation of fixed assets which is not desirable। अगर ये रेशियो आपका ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब जो फिक्स असेट्स है, मान लीजिए आपने जो कैपिटल एसेट्स परचेज करे, प्लांट एंड मशीनरी, उसको आपने फंड कर दिया है थ्रू शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। अब ये जो प्लांट मशीनरी से तुरंत तो आपको पैसा आना चालू हो नहीं जाएगा, या उसको आप बेचने तो वाले नहीं, उसको आपने खरीदा है, उससे धीरे धीरे आप प्रोडक्शन करोगे, उसको सेल करोगे तो पैसा आएगा। बट अगर आपने ये फिक्स असेट्स को परचेज किया है थ्रू द शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, जिसका पेमेंट अभी आपको 3-6 महीने में करना है, तो कंपनी क्या होगी, इंसॉल्वेंट हो सकती है, क्योंकि फिक्स असेट से तुरंत उसको कैपिटल तो जनरेट होने नहीं वाली है, बट उसकी फंडिंग उसने कहां से उठाई है, शॉर्ट टर्म बोरिंग से, जो उसको पे करनी पड़ेगी। तो इसीलिए फिक्स असेट्स को लॉन्ग टर्म फंड से ही फंडिंग करनी चाहिए, जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे इस पे हमें पैसा आएगा और लॉन्ग टर्म जो हमारी लायबिलिटी होगी तो हम लोग उसको इजिली पे कर पाएंगे। ओके, इसलिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे रिलाई नहीं करना चाहिए टू फंड द लॉन्ग टर्म असेट्स, अदरवाइज फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, लिक्विडिटी रिस्क अराइज हो जाएगी कंपनी के लिए। A ratio of 0.67 and below is considered to be satisfactory। तो इसको आप एक मान सकते हो बेंचमार्क रेशियो जो आपके मेंशन है। ओके, तो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इसमें आप 0.67 एंड बिलो इसका एक आइडियल रेशियो माना गया है। नेक्स्ट है डेट इक्विटी रेशियो, जो ये रिफ्लेक्ट करती है कि भाई जो कंपनी की जो फंडिंग अरेंजमेंट है उसमें कितना प्रपोर्शन डेट के थ्रू फंड हुआ है और कितना प्रपोर्शन इक्विटी के थ्रू हुआ है। अब डेट क्या होता है, ये आपका फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होता है जो पे करना पड़ता है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। डेट क्या होता है, जो लोन्स है, बोरोइंग्स है, चाहे आप एक बैंक ने दूसरे बैंक से ली है या एक बैंक ने आपने कंपनी ने बैंक से लिया है लोन्स, ठीक है, तो वो पे करना पड़ता है। इक्विटीज है उनको पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है, शेयर होल्डर्स है उनको पे नहीं करना पड़ेगा कंपनी को, वो अलग बात है, डिविडेंड के थ्रू पे कर रही है और वो भी डिस्क्रिशन है, प्रॉफिट होगा तो पे करना है, बट डेट तो पे करना ही करना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो प्रॉपर फंडिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। अब देखिए डेट बहुत ज्यादा होगा तो फिर अगर अर्निंग्स नहीं हो रही है तो आप ये इंटरेस्ट पे नहीं कर पाओगे, तो अगेन इंसॉल्वेंट हो जाओगे। दूसरा, डेट का जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ डेट, वो लेस होता है इन कंपैरिजन टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जो कॉस्ट ऑफ डेट इसलिए लेस होता है क्योंकि हम लोग को डेट का कॉस्ट क्या होता है, एक तरीके से हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट होता है, तो इंटरेस्ट को हम लोग माइनस कर पाते हैं टैक्स ऑब्लिगेशन कम करने के लिए। जब आप इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को आप पीएल स्टेटमेंट में माइनस करते हो तो जिससे आपका इनकम होती है ओवरऑल कम हो जाती है, तो टैक्स कम पे करना पड़ता है। बट कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक तरीके से क्या होता है, डिविडेंड्स होता है जो आप शेयर होल्डर्स को पे करते हो, तो उसमें आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि डिविडेंड आप ऑलरेडी नेट प्रॉफिट से पे करते हो। तो एक तरीके से कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसलिए लोग लेवरेज का फायदा भी उठाते हैं। ओके, बट वो ऑप्टिमल होना चाहिए। बहुत ज्यादा डेट होगा तो भी गलत है, और अगर इक्विटी बहुत ज्यादा डेट कम है तो वो कॉस्टली हो जाएगा कंपनी के लिए। तो एक ऑप्टिमम रेशियो होना चाहिए। So it measures the company's total debt to equity, also known as external to internal equity ratio। इसको external और internal ratio भी कहते हैं। External equity refers to total outside liabilities and internal equity refers to shareholder funds or the tangible net worth। तो क्योंकि internal equity में आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स जो कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसको कि हम लोग नेटवर्थ भी कहते हैं, ओके, वो होता है। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय द शेयर होल्डर्स फंड। नेक्स्ट आते हैं हमारे लिक्विडिटी रेशियोज, जो ये शो करते हैं कि कंपनी कितनी लिक्विड है, कितना इजिली वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे कर सकती है, कवर कर सकती है using its short term assets। So it measures the company ability to meet the short term liability with the short term assets। तो जिसमें सबसे पहला है करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटीज। ओके, करंट एसेट्स वो एसेट्स जो कि over a period of time which is a short period of time, mostly in 1 year, the assets could be easily converted into cash। तो वो करंट एसेट्स है जो कि आपके थोड़े लिक्विड है, ओके, जिनको कि आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो इन 1 year ऑफ टाइम पीरियड।
So a low current ratio indicates entity may face problems in meeting its day to day expenses. अगर करंट रेशियो कम है, बहुत कम है, तो मतलब असेट्स हमारे पास उतने ज्यादा नहीं है, ना हमारे पास उतना कैश है, ना हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी है कि जिसको हम सेल करके अपने लायबिलिटीज को कवर कर पाए, तो कम भी नहीं होना चाहिए। और अगर बहुत हाई करंट रेशियो है तो वो भी कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। इसका मतलब आपके पास बहुत सारा आइडल कैश पड़ा है, असेट पड़ा है, जिसको कि आपने प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया है। सो इट मींस लेस एफिशिएंट यूज ऑफ फंड्स। आपका बहुत सारा पैसा स्टॉक में टाइड अप है, ओके, ब्लॉक है, तो वो हो जाता है। तो आइडल एसेट्स भी कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत सारा कैश पड़ा है वो भी अच्छी बात नहीं है, उसको आपको कहीं सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ना तो लो करंट रेशियो अच्छा है, ना हाई करंट रेशियो। अगेन ऑप्टिमल रेशियो होना चाहिए। सो रेशियो बिटवीन 1.2 एंड 2 मे बी कंसिडर्ड सैटिस्फैक्टरी। तो अगेन ये एक बेंचमार्क है जो इसमें मेंशन है। नेक्स्ट है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो आपका लिक्विड रेशियो है बहुत, जिसमें आपके क्विक असेट्स आ जाते हैं, जहां पर आप करंट रेशियो से इन्वेंट्री और जो आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, जो पहले से एडवांस पेमेंट कर रखा है, उसको माइनस कर देते हो। क्योंकि इन्वेंट्री को आप तुरंत कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ओके, कैश में तुरंत ही आपकी इन्वेंट्री सारी सेल हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए, जरूरी नहीं है। कई सारी इन्वेंट्री हमारी ऑब्सोल्यूट भी पड़ी रहती है, मार्केटेबल नहीं होती है, और एडवांस में जो आपने पेमेंट किया है वो भी कोई तुरंत रिकवर नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप क्विक असेट्स में वो ही असेट्स लाते हो जो कि बहुत ही ज्यादा लिक्विड है, जो बहुत ही जल्दी आपके कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। So it provides more conservative measure of liquidity by excluding inventory and prepaid expenses from current assets. तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, जहां क्विक असेट्स को हम लोग निकालते हैं यूजिंग फॉर्मूला करंट असेट्स में आप इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर देते हो। सो क्विक रेशियो अबव 1 मे बी कंसीडर्ड एज सैटिस्फैक्टरी। सो ये जो फॉर्मूला है क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, तो क्विक असेट्स भाई ज्यादा होने चाहिए इन कंपैरिजन टू करंट लायबिलिटी, तभी आपका मोर देन 1 आएगा क्विक रेशियो। सो रेशियो इज आल्सो एन इंडिकेटर ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ ए कंपनी, ओके। तो ये आपका लिक्विड रेशियो में, तो ये शॉर्ट टर्म कितना सॉल्वेंट है कंपनी, कितने इजिली अपने शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशंस को मीट कर पा रही है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। कंपैरिजन ऑफ करंट रेशियो टू क्विक रेशियो शैल इंडिकेट द इन्वेंट्री होल्ड अप। अब ये क्या बता रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट को समझना। अब मान लीजिए कंपनी का करंट रेशियो तो हाई है बट क्विक रेशियो काफी कम है, इसका मतलब उसका बहुत ज्यादा पैसा इन्वेंट्री में फंसा हुआ है। इसका मतलब कंपनी इन्वेंट्री अच्छे से अपना मैनेज नहीं कर पा रही है। तभी अगर आप कंपैरिजन भी कर सकते हो करंट रेशियो और क्विक रेशियो को, तो अगर करंट रेशियो ज्यादा है और क्विक रेशियो कम है, तो इसका मतलब उसका बहुत ज्यादा पैसा इन्वेंट्री में टाइड अप है, ओके। तो वो भी चीज हमें देखनी है। नेक्स्ट आता है हमारा टर्नओवर रेशियो, जिसको हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी रेशियो, जो ये बताता है कंपनी कितना एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेस को मैनेज कर रही है, कितना एफिशिएंटली अपने इन्वेंट्री को मैनेज कर रही है, कितना एफिशिएंटली अपने डेटर को मैनेज कर रही है, अपने जो क्रेडिट पे सेल किया है उसको कलेक्ट कर पा रही है, कितना एफिशिएंटली क्रेडिटर को मैनेज कर रही है। तो इसमें पहला है आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसको कि हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताता है कि कितना क्विकली कंपनी की जो इन्वेंट्री है, स्टॉक है, वो कैश में कन्वर्ट हो रही है। सो इट मेजर्स हाउ मेनी टाइम्स कंपनी सेल्स एंड रिप्लेसेस इट्स इन्वेंट्री विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, जिसमें हम लोग यूजुअली 1 फाइनेंशियल ईयर कंसीडर करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सिग्निफाइज द लिक्विडिटी ऑफ इन्वेंट्री, तो कितना जल्दी जल्दी कंपनी अपने स्टॉक को सेल कर पा रही है, जो दिखाता है कि भाई हाँ भाई कंपनी की प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में, तभी तो वो सेल कर पा रही है, वापस से रिप्लेनिश कर पा रही है, वापस से सेल कर रही है। सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS डिवाइडेड बाय द एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, तो वो होती है आपकी एवरेज इन्वेंट्री, ओके। तो अगर मान लीजिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमारा 4 आ रहा है, तो मतलब एक साल में 4 बार कंपनी का स्टॉक सेल होता है, वापस से रिप्लेनिश होता है, वापस से सेल होता है, तो मतलब 4 बार ये साइकिल हो रही है कि स्टॉक सेल हो रहा है। स्टॉक टर्नओवर पीरियड बताता है एवरेज पीरियड, कि कितना टाइम पीरियड लगता है उसके स्टॉक को सेल होने में। तो अगर एक साल में 4 बार उसका स्टॉक पूरा सेल हो रहा है, रिप्लेनिश हो रहा है,
तो कितना टाइम पीरियड लग रहा है उसको, तो इसमें हम लोग एक अब इजी कैलकुलेशन के लिए 365 की जगह 360 डेज कंसीडर करते हैं। तो एक तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 4, यानी ऑन एन एवरेज 90 डेज का टाइम पीरियड लगता है कंपनी को अपने स्टॉक को पूरा सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, जो ये दिखाता है कितनी मार्केट में डिमांड है। अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो काफी हाई है सो इट रिप्रेजेंट्स हाई मार्केट डिमांड ऑल्सो, बट साथ में ये भी हो सकता है कि कंपनी जानबूझ के ज्यादा सेल कर दे रही है कम प्राइस में, वो भी हो सकता है। तो दोनों ही चीजें हो सकती है, वो इसीलिए ध्यान देना पड़ता है। और अगर लो रेशियो है तो मतलब बहुत ज्यादा स्लो मूविंग आइटम है, ऑब्सोलीट इन्वेंट्री है, वीक सेल्स है, कंपनी के इन्वेंट्री की स्टॉक की डिमांड नहीं है मार्केट में। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इस रेशियो को यूज करते हैं एनालिसिस करने में। नेक्स्ट है डेटर टर्नओवर रेशियो, जिसको हम लोग अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। अब डेटर्स कौन होते हैं कंपनी के, जिनको की कंपनी ने उधार पे क्रेडिट पे सामान बेचा होता है। सो डेटर टर्नओवर रेशियो बताते हैं कि कितना क्विकली कंपनी अपने जो डेटर है जिनको उधार पे सामान बेचा है उनसे कैश रिकवर कर पा रही है। ओके, सो दिस रेशियो measures how efficiently company collects its outstanding debt within a given accounting period. इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स, क्योंकि जो कैश में सेल्स करिए तो वहां तो उनको तुरंत ही कैश मिल गया कंपनी को। तो डेटर्स की बात कब आएगी, जब क्रेडिट पे सेल्स हुई होगी, उधार पे सेल्स हुई होगी, इसलिए नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय द एवरेज डेटर्स लेते हैं। एवरेज डेटर्स अगेन ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर हर जगह देखिए एवरेज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये वाले जो फिगर होते हैं सीओजीएस या क्रेडिट सेल्स, ये आपको पीएल स्टेटमेंट से मिलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपका फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर बनाया जाता है, बट ये जो फिगर्स है एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज डेटर, ये बैलेंस शीट से मिलते हैं। बैलेंस शीट आपकी एज ऑन द डेट बनती है, एज ऑन 31 मार्च। ओके, तो क्योंकि ये जो पीएल स्टेटमेंट है ये फॉर द फुल ईयर होते हैं और बैलेंस शीट जो होती है आपकी एज ऑन द डेट होती है, इसलिए डिस्क्रिपेंसी ना हो इसीलिए हम लोग एवरेज कंसीडर कर लेते हैं। ओके, क्योंकि बैलेंस शीट में हमारे क्लोजिंग दिखाए जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर्स रहेंगे। ओके, तो इसलिए अब ये वाले हम लोग पूरा फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए ले रहे हैं, ये हम लोग एज ऑन 31 मार्च ले रहे हैं, तो डिस्क्रिपेंसी ना हो इसलिए हम लोग एवरेज कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो डेटर टर्नओवर रेशियो अगर मान लीजिए अगेन आपका 4 है, तो मतलब 4 बार एक साल में जो क्रेडिट पे जो माल बेच रही है कंपनी उसको कैश उससे कलेक्ट कर पा रही है अपने डेटर से। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना टाइम पीरियड लग रहा है कलेक्ट करने में, तो अगेन 360 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। अगेन अगर डेटर टर्नओवर रेशियो 4 आया तो 360 डिवाइडेड बाय 4 यानी 90, यानी कि 90 दिन का समय लगता है उनको जो क्रेडिट पे माल बेचा है उसका पैसा कलेक्ट करने में कंपनी को। नेक्स्ट है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो। अब जैसे कि क्रेडिट पे सेल करती है कंपनी, तो कंपनी ने भी अपना सप्लायर से क्रेडिट पे कुछ सामान परचेज किया होगा, तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो बताता है कि कितना जल्दी वो अपने उधार को पे कर रही है कंपनी, जो उसने क्रेडिट पे परचेज किया है, तो अपने डेट्स को कितना एफिशिएंटली कितना जल्दी पे कर रही है। ओके, डेटर टर्नओवर रेशियो अगर कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कितना जल्दी कलेक्ट कर पा रही है पैसे को, तो क्रेडिटर टर्नओवर रिफ्लेक्ट करता है कितना जल्दी वो अपने क्रेडिट को जो सामान लिया उसके लिए पेमेंट कर पा रही है। सो द रेशियो मेजर्स हाउ एफिशिएंटली कंपनी पे ऑफ इट्स डेट टू द सप्लायर विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय द एवरेज क्रेडिटर, क्योंकि यहाँ पर उधार पे सामान खरीदा है ना कंपनी ने, तो उसका कितना जल्दी पेमेंट कर पा रही है। अगेन एवरेज पेमेंट पीरियड, कितना टाइम पीरियड लगता है ऑन एन एवरेज टू मेक द पेमेंट टू इट्स क्रेडिटर्स, तो 360 अगेन डिवाइडेड बाय द क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। तो चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करते हैं, जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स एक्चुअल में एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। करंट रेशियो है 2.5:1, क्विक रेशियो है 1.5:1, करंट लायबिलिटीज है 8 लाख। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस दिए उससे हमें मतलब नहीं है, तो हमें क्या निकालना है, करंट एसेट्स और स्टॉक की वैल्यू निकालनी है हमें। करंट रेशियो गिवन है, क्विक रेशियो गिवन है और करंट लायबिलिटी गिवन है। सो फॉर्मूले पता होने चाहिए। करंट रेशियो का क्या था, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो कितना दिया है 2.5:1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितनी गिवन है 8 लाख।
सो डिवाइडेड बाय 8 लाख कर देंगे। सो करंट एसेट्स आ जाएगा 2.5 इंटू 8 लाख। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा 20 लाख। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, करंट एसेट्स आ गया। दूसरा हमें स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। क्विक रेशियो भी गिवन है हमारे पास। ओके, क्विक रेशियो क्या था? क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक असेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो क्या है? 1.5:1 है। सो 1.5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स हमने अभी निकाला जो था 20 लाख माइनस स्टॉक यानी इन्वेंट्री जो हमें एक्चुअल में निकालनी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज गिवन है 8 लाख। तो इसको सॉल्व कर देंगे 1.5 इंटू 8 लाख, ये आपका आ जाएगा 12 लाख। सो 12 लाख इज इक्वल टू 20 लाख माइनस स्टॉक। सो स्टॉक इज इक्वल टू 20 लाख माइनस 12 लाख यानी कि 8 लाख। तो दोनों चीजें आ गई, करंट एसेट्स आ गया 20 लाख और उसमें इन्वेंट्री है 8 लाख की। सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी 20 लाख एंड 8 लाख। ठीक है, तो इस टाइप से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ABC Limited, an Indian manufacturing company, reported net profit after tax of 50 lakhs for the financial year 24-25. The company's capital structure in rupee is as follows. Equity shares of rupee 10 each fully paid is 10 lakhs. 9% preference share of rupees 10 each fully paid is 2 lakhs. Market price per equity share is given is 400. Calculate earnings per share and PE ratio for ABC Limited. तो हमें क्या क्या निकालना है? अर्निंग्स पर शेयर और पीई रेशियो। तो पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए ईपीएस का। क्या था? अर्निंग्स पर शेयर इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस हमने कहा था इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड करेंगे क्योंकि वो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन हो जाते हैं, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। ये होता है फॉर्मूला अर्निंग्स पर शेयर का। सो पहले प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल लेते हैं। 9% प्रेफरेंस शेयर है ऑफ ₹10 ईच। सो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना पे कर रही है? 9% ऑफ 2 लाख। डिविडेंड किस पे किया जाता है? फेस वैल्यू पे शेयर्स के, तो ये फेस वैल्यू ही है। तो ये आपका आ जाएगा 18,000। प्रेफरेंस डिविडेंड है 18,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको गिवन है ऊपर, ये रहा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 लाख। तो ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर्मूले में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 लाख माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड हमने निकाला 18,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लेते हैं इसमें सर। प्रेफरेंस नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमें मतलब नहीं है। सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है? मार्केट ये रहा 10 लाख के टोटल शेयर्स हैं, ओके, और 10 रुपीज ईच है फेस वैल्यू। सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या हो गया? 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 हो गया, यानी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख हो गए, क्योंकि टोटल वैल्यू इक्विटी शेयर्स की कितनी दी है? 10 लाख और एक शेयर है 10 रुपए का। सो टोटल शेयर्स 1 लाख हो गए। सो डिवाइडेड बाय 1 लाख। सो अर्निंग्स पर शेयर 50 लाख माइनस 18,000 जो आपका आ जाएगा 49,82,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। सो अर्निंग्स पर शेयर हो गई ₹49.82। ठीक है, पहली चीज आ गई। अब हो सकता है ऑप्शंस में, अभी वैसे तो आप मार्क कर लोगे कि भाई पहली चीज आ गई, लेकिन अब हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन में 49.82 आपको 2 जगह दिया हो, तो पीई रेशियो भी निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय द ईपीएस। सो मार्केट प्राइस क्या है? ये तो फेस वैल्यू थी,
ओके 10 रुपया तो फेस वैल्यू है, बट मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, 400 चल रहा है। सो 400 डिवाइडेड बाय ईपीएस विच इज 49.82। तो 400 डिवाइडेड बाय 49.82, पी रेशियो आ जाएगा 8.03। सो हमने देखे इस क्वेश्चन में ईपीएस और पीई रेशियो दोनों ही निकाल लिए। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A company presents the following financial breakdown. You have to calculate the ROCE, which is return on capital employed. क्या क्या दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, टैक्स प्रोविजन दिया है, इंटरेस्ट पे, डेप्रिसिएशन, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट ड्यू, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स, इतनी सारी चीजें दी हैं। जरूरी नहीं है एग्जाम में जो जो डेटा दिया हो सारी ही चीजें यूज हो आपके कैलकुलेशन में। कई बार कंफ्यूज करने के लिए भी बहुत सारा डेटा दिया रहता है और कई बार वो जेन्युइनली यूज भी होता है। सो पहले तो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में रिटर्न हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। जहां हमने बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकालते हो विद द फॉर्मूला शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स माइनस जो नॉन बिजनेस एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है, उन सबको आप माइनस कर देते हो। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल दिया है 20 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 6 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10 लाख और नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स आपके फिक्टिशियस एसेट्स में आ जाएंगे, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे। सो 20 लाख प्लस 6 लाख प्लस 10 लाख तो 36 लाख हो गया, माइनस नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो कि है 2 लाख। सो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 36 माइनस 2 यानी 34 लाख हो गई। ईबीआईटी होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब यहां पर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है तो आप नीचे से ऊपर जाओगे। अगर आपको नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जैसे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नहीं, नेट प्रॉफिट जो आपको दिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट आपका होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स। ये होता है जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हो। ओके, नेट प्रॉफिट निकालते हो। नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है ऑलरेडी जो कि है 5 लाख। आपको चाहिए ईबीआईटी जो है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट विच इज 1,50,000 माइनस टैक्स विच इज 2 लाख। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 5 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू 8,50,000। तो अब आपको दोनों फिगर्स मिल गई, कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल लिया 34 लाख का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकाल लिया 8,50,000 का। सो आरओसीई में पुट कर देंगे विच इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8,50,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज 34 लाख इनटू 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा 25%। सो जो ये कंपनी जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉय कर रही है यूजिंग इक्विटीज, यूजिंग लॉन्ग टर्म लोन्स, उस पे कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है वो इसमें के थ्रू हमने निकाला। सो 25% रिटर्न जनरेट कर पा रही है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इसके साथ ये सेशन हमारा ओवर होता है, जहां हमने सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन रेशियो एनालिसिस समझा, उस पर इंपॉर्टेंट बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी कुछ सॉल्व करे। अगर आपको यूजफुल लगा हो जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस एंड फॉर ऑल द JIB रिलेटेड अपडेट्स डू जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।